सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, इतिहास के इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे रामायण महाभारत आदि ग्रंथों के बारे में और आगे जो भी हिस्टोरिकल बातें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में कहें तो हम लोग उन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे जो आसपास हम लोगों ने सुन रखा है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का एक हिस्टोरिकल व्यू जो है क्रिएट होगा और चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। तो शुरू करते हैं रामायण के बारे में। रामायण जब लॉकडाउन हुआ था तो इसका प्रसारण किया गया, पुनः प्रसारण हुआ। सभी लोग इससे, जो बच्चे हैं उससे भी अवगत हुए। उसके पहले जब 1990 के दशक में ये प्रसारित हुआ था तो उसकी महिमा अलग ही थी। उसके पास कुछ फिल्में बनी इस पे, जैसे आदि पुरुष आदि। तो यहाँ से कुछ समाज के जो विकृति मन के लोग हैं वे लोग इसको अलग डिफ़ाइन करने की कोशिश किए, फिर उसको नकार दिया गया। अच्छी भी चीज़ है। जो अच्छी बातें हैं उसको लोगों के मुख से कहलवाना, ऐसे लोग जो शिक्षित किस वर्ग में शामिल हैं बट उनमें वो व्यू नहीं है, उनका परसेप्शन अच्छा नहीं है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये महर्षि वाल्मीकि वही हैं जिनके यहाँ माँ सीता जाती हैं और वनवास के दिन बिताती हैं। यहीं लव कुश का जन्म होता है। और ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, सोचिए कि उस समय एक स्त्री अपने बच्चों का भरण पोषण करती है जंगल में रह करके, कितना दुष्कर कार्य होगा। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 24,000 जो श्लोक हैं, उसके कारण इसका नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग महाभारत काल के बारे में। यानी महाभारत, इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। और वेद व्यास ने ही, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने संजय को वो दिव्य नेत्र दिए थे जिसकी सहायता से वो युद्ध में हो रहे कार्यों को देख पाता था और धृतराष्ट्र से उसका वृत्तांत कह पाता था। महाभारत को जय संहिता या सतसहस्त्रती संहिता भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि जब गीता रहस्य पढ़ते हैं हम लोग, गीता में उपदेश जो दिया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्मृति ग्रंथ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। यानी स्मृति ग्रंथ जो है ये धर्मशास्त्र है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति। सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनु स्मृति। इसमें लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है। और सबसे पुराना जो सिविक्स का यानी समाजशास्त्र का बुक है वो मनु स्मृति है। वहीं विष्णु स्मृति, जिसमें विष्णु भगवान के अवतरित, विष्णु भगवान के भगवान होने का जिक्र मिलता है। वहीं याज्ञवल्क्य स्मृति में ऋषि के बारे में बताया गया है। एक कहानी पढ़े होंगे आप लोग, ऋषि वाल्क्य, याज्ञवल्क्य के बारे में। घटना ये होती है उसमें कि वे जब भी खाना खाया करते हैं अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हे प्रिय, मुझे एक कटोरे में पानी रख दो और एक सुई उसके साथ दे दिया करो। वो डेली ही ऐसे ही प्रवृत्तियों से अपनी पत्नी को दो चार हुआ कराया करते थे। जब अंत काल आया, स्वर्ग सिधारने का काल आया, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, मैंने हमेशा ही आपको एक कटोरा पानी और सुई
खाते समय मंगाते हुए देखा है, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं देखा। ये क्या रहस्य है? कहते हैं याज्ञवल्क्य कि हे प्रिय, मैं जब भी खाना खाने बैठता था तो मुझे डर बना रहता था कि अगर कोई चावल का दाना गिर जाए नीचे, मैं उसको उस सुई से चुभो करके पानी में धोने के बाद खा जाऊंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब चावल गिरा। तुम इतना सहज भाव से चावल को परोसती हो कि उसके गिरने का बात ही नहीं सवाल होता है। यही तुम्हारी जीत है, यही हमारी जीत है कि मैं तुम्हारे संग पूरी जीवन बिताया, लेकिन कभी तुमसे गलती होते हुए नहीं देखा। तो ये याज्ञवल्क्य की ये कहानी है। वहीं गौतम स्मृति में देखते हैं हम लोग, गौतमी पुत्र गौतम, नारद स्मृति और वशिष्ठ स्मृति, ये सभी ऋषि मुनियों से संबंधित है। ये सभी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। ये वही नारद हैं, नारद मुनि, जिन्होंने रामायण रचना करने की भाव ऋषि वाल्मीकि के मन में डाला था। इसके प्रमुख टीकाकार भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज व कुल्लुक भट्ट थे। तो गुप्त वंश में नारद स्मृति जो है इसके टीकाकार हुए। टीकाकार मतलब कि उसमें चीज़ों को ऐड करने की, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आए, उसको लिखने के लिए ये लोग आगे आए और यही इन्हीं लोगों को टीकाकार कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी जब ब्राह्मण काल ख़त्म होता है तो गौतम बुद्ध का अवतरण होता है। फिर जैन धर्म, तो जैन धर्म पहले की बात है। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया है, जो त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग? त्रिपिटक नाम से विख्यात है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में BC में जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। उसके बाद ये कौशल नरेश के पास पहुंचते हैं और उपदेश देते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं उसमें। अंगुलीमाल की घटना को आप लोग जानते हैं, जो व्यक्ति यों के उंगलियों को काट करके जिनकी हत्या करता उनकी उंगली काट करके अपने माला में पहन लेता था। महात्मा बुद्ध राजा प्रसेनजीत के यहाँ जाते हैं तो वे मना करते हैं कि आप उस जंगल की तरफ नहीं जाइएगा। उनको जब इस बात का पता चलता है तो वे फिर भी जाते हैं और अंगुलीमाल उनके अभिभूत हो जाता है, यानी वो सारी जो हिंसात्मक कार्य थे उसको छोड़ देता है। तो महात्मा बुद्ध के विषय में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिसको आप कहानियाँ हम लोग नहीं कहेंगे उसको, ये सत्य बात है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तो हमें बताऊंगा बहुत ही डिटेल में इसको। अभी सिर्फ ये जानिए 563 में जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और इसी समय पहले ही बौद्ध संगति होती है। विनय पिटक के बारे में जाने हम लोग तो इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं दी गई हैं और इसके संकलन करता है इनके शिष्य उपाली। तो उपाली से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है कि उपाली किस त्रिपिटक के अंग से संबंधित थे तो क्या हो जाएगा? वो विनय पिटक। जो शिष्य होता है वो क्या होता है? विनय का अभिलाषी होता है, यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में देख रहे हैं हम लोग। त्रिपिटक के दूसरे सूत्र के बारे में तो सूत पिटक। त्रिपिटक के सबसे बड़ा भाग तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ इस अंग को माना जाता है और इसके संकलन करता थे इनके परम शिष्य आनंद। परम शिष्य कहने का मतलब ये सबसे उनके करीब थे और इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है।
सूत पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध ने जो भी प्रवचन दिए हैं उन सब का संग्रह है किसमें? सूत पिटक में। आनंद ने उसको संकलित किया है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। यानी जो भी फिलॉसफी है वो सभी सिद्धांत कहाँ आती हैं? अभिधम्म पिटक में। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स थे। जब पहला बौद्ध संगति होता है, द्वितीय बौद्ध संगति होता है, ऐसे संगतियाँ होती रहती हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये संगतियाँ हुआ करती थी। उसमें एक ऐसा समय आता है जब बौद्ध धर्म विखंडित होने लगा था। उस समय आवश्यकता जान पड़ती है मोगलीपुत्र तिस्स को कि अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए और इन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की। इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तो इसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा इस्तेमाल हुआ था। त्रिपिटकों में सबसे विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद हुआ है। तो विनय पिटक और सूत पिटक का जो संकलन हुआ है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद हुआ है। तो उसके कुछ सप्ताह बाद ही 483 ईसा पूर्व में जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो यहाँ पे सूत पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। वहीं अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ है अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और वहाँ पे अभिधम्म पिटक की रचना होती है, जब इसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स हुआ करते थे। त्रिपिटकों की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या है? पाली भाषा। जनमानस की भाषा थी। जनमानस की यानी जनमानस कहने का मतलब है अभी जो हम लोग जनतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, लोक कहते हैं, जनता कहते हैं, वही जनतंत्र उस समय। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पहुँ बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो सिर्फ ये त्रिपिटक जो है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक के अलावा भी कुछ वंश हैं, कुछ धर्म ग्रंथ हैं जिसमें दीपवंश, महावंश और मिलिंद पानाह ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? महाजनपद काल से। और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके बाद देखेंगे हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन अन्य जो भी इसके तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया लेकर चलना है। तो जब ये क्लास आएंगे तो उस समय आप लोग अवेयर होकर के इस बात को सुनिएगा। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत और पाली भाषा में संकलित है। तो प्राकृत भाषा बाद में आती है, पाली भाषा पहले थी। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैसे वहाँ अंगुत्तर निकाय था वैसे ही यहाँ पे आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। सभी का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप लोग को। मैचिंग में आ जाता है एग्जाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में खासकर मैचिंग में आ जाता है और अब तो यूपीएससी भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण ये कुछ जो हैं विशेष जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से हमें ज्ञान होता है। तो भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र और इसी से सबसे पहले जो प्रारंभिक इतिहास है जैन धर्म का वो हमें पता चलता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है हम लोग को। तो भगवती सूत्र में हम लोग को भगवान महावीर के जीवन काल का जानकारी मिलता है। वहीं चरित्र संस्कृत के साथ साथ
प्राकृत जो भाषा है और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए ये शब्द हैं। तो चरित्र संस्कृत के साथ साथ यानी प्योर संस्कृत नहीं है, इसमें कुछ पार्ट प्राकृत भाषा है, कुछ अपभ्रंश पाली भाषा के शब्द हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में, यानी जो मैनमेड है। लौकिक साहित्यों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। तो लौकिक साहित्यों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को क्या कहते हैं हम लोग? धर्मोत्तर साहित्य। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त यानी चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त, उसके पहले ये उनके गुरु हुआ करते थे। बच्चे जब थे चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय से इनके गुरु थे चाणक्य, और इनके जीवन निर्माण में इन्हीं का अहम योगदान था। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है। ये कहने के लिए अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहें तो, बट ये संबंधित है किससे? पॉलिटी से। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। देखिए बहुत सॉरी मेरी तरफ से, यहाँ बगल में गाने बज रहे हैं। आई थिंक शायद इस रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँगा, दिक्कत है। आप लोग चलिए ऐसे ही आज पढ़ लीजिए, इतना लेट तक गाना नहीं बजाना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी होता है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग अष्टाध्यायी के बारे में। बजाना भी चाहिए तो आवाज़ कम करके, आसपास ही सुनाई दे। अष्टाध्यायी के बारे में देखते हैं। ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचयिता पाणिनि है। तो पाणिनि ने इसकी रचना की थी अष्टाध्यायी की। पाणिनि का समयकाल जो है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत के राजनीतिक दशा का जो है प्रकाश है इस पे, यानी उस समय की घटना की ये विवरण देती है किताब। इसके बाद वार्तिक क्या है इस बात को समझते हैं। तो वार्तिक संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये भी संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता जो है कात्यायन है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है कात्यायन का। कात्यायन का शासनकाल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, यानी 400 ईसा पूर्व था हम लोगों का पाणिनि का समयकाल। उसके लगभग 100 साल बाद कात्यायन का समयकाल शुरू होता है। वार्तिक ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भी मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का ज्ञान हमें देता है। वहीं महाभाष्य की बात करें हम लोग, तो महाभाष्यों में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशालकाय टीका है। महाभाष्य में बात करें तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य एक जो है विशालकाय टीका बना है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं पतंजलि और इनका समय काल माना गया है 150 ईसा पूर्व के आसपास, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग और उनके ही पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि। आगे देखते हैं हम लोग। इस ग्रंथ के आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि शुंगकालीन ग्रंथ बहुत ज़्यादा हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मालविका
मालविकाग्निमित्र। इस गाने ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, ये काफ़ी गाने मेरे कान को इरिटेट कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा आवाज़ को मिनिमाइज़ किया हूँ मैं, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आज टॉलरेट कर लीजिएगा। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें हम लोगों को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक जो है शुंग राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ एक विद्वान जो है कालिदास को मानते हैं ऐसा कि ये गुप्त काल के समय के हैं, परंतु स्वर्गीय क्षेतेश्वर चंद्र जी रहे हैं। इन लोगों ने इनको कहा है कि उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व रहा है, जैसे कि क्षेतेश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय और एम घोष। इन विद्वानों ने माना है कि इनकी जो समय काल है वो प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास रही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दिव्यावदान, ललित विस्तार और महावस्तु के बारे में। ये संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान, ललित सागर और ये तो संस्कृत भाषा में लिखी पुस्तक है। और यहाँ ललित सागर के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये ललितावली सुने होंगे, है ना, गणित से संबंधित पुस्तक है। इन बौद्ध ग्रंथों में से मौर्य तथा शाक्य राजवंशों के परंपराओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ शाक्य राजवंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आगे देखते हैं दीपवंश महावंश के बारे में। ये है दीपवंश महावंश, पाली भाषा में लिखित सिंहलीय बौद्ध ग्रंथ है। अब सिंहलीय क्या होता है, तो जो लोग श्रीलंका में हैं, श्रीलंका वहाँ पे सिंहली वंश चलता है, यानी सिंहली संप्रदाय कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं और उसी से संबंधित है। वहाँ पे जो लिखित भाषा है उससे संबंधित है। इन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्यकालीन व शाक्यकालीन परंपराओं का विवरण मिलता है हम लोगों को। इसके बाद देखते हैं बुद्धचरित। बुद्धचरित जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष, और इनके द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ये ग्रंथ है बुद्धचरित। इस ग्रंथ की भी भाषा संस्कृत है। तो अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बुद्धचरित की रचना की थी। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विभिन्न जो चरित्रों का वर्णन है उसका लेखांकन करता है। वहीं बात करें अगर हम लोग मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस क्या है इसको समझते हैं। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई है, तो ये काफ़ी बाद की घटना है। 500 ईस्वी के आसपास इसकी रचना हुई है मुद्रा राक्षस की। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। मृच्छकटिकम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसके कवि हैं महाकवि शूद्रक, और इसमें गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया गया है। तो गुप्त काल जब गोपाल आते हैं तो उस समय गुप्तकालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ मैं, समुद्रगुप्त के समय का काल का जो है घटना इसमें मिलता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के बारे में पढ़ते हैं। ये हर्षवर्धन के समय में 606 से 648 ये जब रहते हैं शासक, तब की बात है। और इस समय ये नाट्य कृतियाँ हैं 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालता है। कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो ये तीनों किस राजा से संबंधित है, किस कालीन, कौन से कालीन में हो जाएंगी ये? तो हर्षवर्धन कालीन हो जाएंगी। इन ग्रंथों की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग
हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट और उन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। इस ग्रंथ से हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद विक्रमांगदेव चरित्र। कवि विल्हण ने 11वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी। तो विल्हण का नाम इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने विक्रमांगदेव चरित्र की रचना की थी। और इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य पांचवें के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। 9 साहसांक चरितम। पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ये ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य पर प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। इस ग्रंथ से परमार शासक सिंधुराज 9 साहसांक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राजा तरंगड़ी के बारे में, कश्मीर के इतिहास, जो संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक है, इसके बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथों में राजा तरंगड़ी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर के 1151 तक के कश्मीर के राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कल्हड़ थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण राजा तरंगड़ी से ही प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कुमारपाल चरित्र। हेमचंद द्वारा प्राकृत भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। तो हेमचंद ने लिखी थी कुमारपाल चरित्र। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ है। 1305 में इसकी रचना होती है ईस्वी में। प्रथम चिंतामणि की गणना एक प्रबंध चिंतामणि की गणना एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि किससे, कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है प्रबंध चिंतामणि। फिर आगे देखते हैं हम लोग वसंत विलास के बारे में। तो वसंत विलास महाकवि बालचंद द्वारा रचित एक ग्रंथ है, बालचंद जी के द्वारा। इस ग्रंथ में चालुक्य वंशीय शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो चालुक्य जो वंशीय शासक थे, उनके बारे में वसंत विलास से हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहीं कृति कौमुदी की बात करें तो सोमेश्वर द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है कृति कौमुदी। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंशीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वीराज विजय की। प्रारंभिक जो है 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना एक कश्मीर पंडित जनयक ने की थी। तो जैनक ने इसकी रचना की थी पृथ्वीराज विजय की। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं और उसके रचनाकार विशेष तथ्य जो होगा उसके बारे में। अष्टाध्यायी के लेखक रचनाकार पाणिनि है। व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है ये। मुद्राक्षर की बात करें तो विशाखदत्त इसके रचनाकार हैं। मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य की बात करें, पतंजलि इसके रचनाकार हैं। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें हम लोग तो कौटिल्य द्वारा रचना की गई है, इसकी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये बृहत जानकारी देती है उस समय की। नीति सागर के रचनाकार है कामंदक। गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी प्राप्त होती है इसमें। मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं कवि कालिदास। शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसमें। मृच्छक कटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक और इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। वहीं हर्षचरित्र जो है
इसके रचनाकार है बाणभट्ट, जो हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं इसमें। रामचरित जो है संध्याकर नंदी रचनाकार हैं इस रामचरित के। इसमें राजा के बारे में, जो रामपाल राजा होते हैं, उनकी जीवन गाथा इन्होंने इसमें लिखी थी। और ये शासक थे कहाँ के? बंगाल के। पृथ्वीराज अशोक की बात करें हम लोग तो चंद्र बरदाई ने इसकी रचना की है। इसमें हेमचंद, संजोगिता, जो स्वयंवर होता है, उससे बातें संबंधित हैं इसमें। तो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसी में हम लोगों को संजोगिता के स्वयंवर की जानकारी भी मिलती है। राजा तरंगड़ी की बात करें तो कल्हण द्वारा लिखी पुस्तक है और ये कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। अब कुछ प्रमुख दरबारी कवियों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे बाणभट्ट, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे और हर्षवर्धन के ये राज्य कवि हुआ करते थे। 606 से 647 तक ये रहे और ये वर्धन जो है आश्रयदाता वर्धन वंश के अधीन रहे हैं। यानी इस समय नरेश जो है हर्षवर्धन और वंश कौन था? वर्धन वंश। वहीं वाक्यपति राज की बात करें तो यशो वर्मन के समय थे और इस समय वंश था चंद्रवंश। 700 से 740 ईस्वी तक इनका जो है इस वंश में रहते हैं ये। उसके बाद पद्यम गुप्तम परिमल की बात करें तो वाक्यपति मुंज के समय में थे। 973 से 996 तक परमार वंश इस समय था। बल्लाल की बात करें तो भोज राजा के समय में थे 1010 से लेकर के 1055 तक और इस समय भी परमार वंशी था। बिल्हड़ की बात करें तो विक्रमादित्य चौथे के समय में थे। 1076 से 1126 ईस्वी तक चालुक्य वंश इस समय था। वहीं संध्याकर नंदी की बात करें तो रामपाल के समय थे और 1177 से 1120 तक इनके राज दरबार में ये सुशोभित करते हैं। पाल वंश में थे और इन्होंने ही बंगाल के जो शासक थे रामपाल, उनकी जीवन गाथा लिखी थी। हेमचंद की बात करें तो ये कुमारपाल के शासनकाल में थे। सोलंकी वंश था। 1088 से 1172 तक ये रहते हैं। जयसिंह की बात करें तो कुमारपाल के शासनकाल में ही थे और ये 1088 से 1172 तक ये भी रहते हैं सोलंकी वंश में। आनंद भट्ट की बात करें, यानी यहाँ पे हेमचंद और कुमारपाल जो हैं ये दोनों समकालीन हैं। आनंद भट्ट बलाल सेन 1158 से लेकर के 78 तक रहते हैं। सेन वंश था इस समय और बलाल सेन इस समय राजा थे। चंद्रबरदाई की बात करें पृथ्वीराज तृतीय के समय में थे। 1178 से 1192 तक चौहान वंश था, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी राज के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि ये पृथ्वीराज तृतीय थे। जैनक थे, ये पृथ्वीराज तृतीय के समय में ही थे और ये भी समकालीन थे चंद्रबरदाई के, यानी 1178 से 1192 तक चौहान वंश में थे। जयचंद की बात करें तो जयचंद संजोगिता है ना, वो इसी चौहान वंश में घटना होती है। हमीर देव शासक थे 1283 से 1301 तक जयचंद रहते हैं। राजानाथ द्वितीय की बात करें तो अच्युत देव राय के समय में आते हैं 1529 से 1542 तक और इस समय 1542 में जन्म हो जाता है किसका? अकबर का। तुलु वंश से संबंधित थे। तो आज के लेक्चर को हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।